चलिए नमस्कार सबको। सेट नंबर 67 का डिस्कशन हम लोग आज करेंगे। ठीक है, सेट नंबर 67 आपके सामने पहला क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। आसान क्वेश्चन है प्यारे। रुचि आपको बैच लेना है जूलॉजी के लिए बाबू, तो मोबाइल नंबर दिया हुआ होगा इंस्टीट्यूट का। ठीक है, और कहीं पे आपको दिखेगा, हम आपको वहां पे इंगित कर देंगे, उसी पे आप बात कर लीजिएगा। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द है प्रभावित था। तो राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था, कैसे प्रभावित था? तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से, यानी कि अंग्रेजों का जो शासन था उनके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हो रहा था, वहीं से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय शब्द नाम दिया था। बिल्कुल आंसर इसका बी होगा प्यारे। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ था वह कौन सा था? आपको बता दे कि जब 52वां संविधान संशोधन हुआ था, और यह हुआ था 1985 में। कब हुआ था? 1985 में। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, और इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और इस 10वीं अनुसूची में रखा गया था दल बदल कानून। प्यारे क्या रखा गया था? दल बदल कानून रखा गया था। लेकिन आपसे क्वेश्चन थोड़ा डीपली चला गया। पूछा भैया तिथि बताना है, आपसे तिथि पूछ रहा है। तो 17 फरवरी, 15 फरवरी और 30 फरवरी, दो तिथि आपका यहां पे दिया हुआ है। तो याद रखिएगा यह हुआ था 15 फरवरी 1985 को, और इसका पूरा डिटेल आपके सामने हमने अभी बता दिया। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है राज्य सूची का विषय है, तो ये सही है। जनगणना संघ सूची का विषय है, ये भी सही है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में है, ये गलत है। राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा है वो चौथी, यानी कि चौथी अनुसूची में है, चौथी अनुसूची में है। इस बात को याद रखिएगा। द्वितीय अनुसूची में वेतन के बारे में चर्चा किया गया है, तो ये गलत हो गया, और गलत वाला ही हमको आंसर निकालना था। कह रहा था कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी, सी सुमेलित नहीं है। संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 30% स्थान आरक्षित किया गया था? आपको बता दे प्यारे, जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, तो यहीं पे याद रखिएगा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और जब 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया तो इसमें पंचायती राज को रखा गया, और इसी पंचायती राज में 73वां संविधान संशोधन के तहत महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की बात किया गया। लेकिन बिहार एक कदम आगे बढ़ा, और बिहार अपने राज्य में 50% महिलाओं को आरक्षण देना प्रारंभ कर दिया। कहता है कि संविधान संशोधन से संबंधित निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है और बताना है कि कौन सा पॉइंट जो है वो सही होगा। ठीक है, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की दो विधियों का उल्लेख है, तो बिल्कुल संविधान अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की चर्चा किया गया है, ये पॉइंट हमारा सही है। संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है, प्यारे कहना गलत है। संविधान संशोधन जो है लोकसभा साथ साथ राज्यसभा की अनुमति जरूरी हो जाता है। तीसरा पॉइंट कहता है कि संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद की दशा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। यहां पे एक बात समझना होगा, विधेयक में किए जाने वाले संशोधन होगा, संविधान संशोधन नहीं। संविधान संशोधन के मामला में कभी भी संयुक्त बैठक नहीं होता है। अगर किसी विधेयक में, कानून में, विधेयक में अगर संशोधन करना हो तब संयुक्त अधिवेशन किया जाता है, तो ये भी हमारा पॉइंट गलत हो गया। चौथा है राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता, ये हमारा सही है।
यानी कि संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता, यानी कि राष्ट्रपति जो है संविधान संशोधन विधेयक को रोक नहीं सकता। तो पहला और चौथा पॉइंट हमारा सही है। अब आंसर हमारा होगा बी। थोड़ा उसी टाइप का क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नांकित कथनों पर आपको विचार करना है। चलिए विचार करते हैं। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। देखिए, पहली तो एक बात समझना है, सबसे पहले समझना है कि जो 356 अनुच्छेद की हम सब चर्चा करेंगे, ये सब जो 356 अनुच्छेद है इसमें होता क्या है। तो 356 अनुच्छेद में दिया गया है राष्ट्रपति शासन। क्या दिया गया है प्यारे? राष्ट्रपति शासन की बात कही गई है। इस अनुच्छेद में 356 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति शासन। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है? जब राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफल हो जाता है तब राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो ठीक है, इन अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। बिल्कुल, अगर 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उच्चतम न्यायालय जांच करेगा कि कारण क्या था, क्यों राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। ये भी सही है। इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि सरकार को भंग कर दे। अगर प्रशासनिक गड़बड़ी होती है उस कंडीशन में किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। जरूरी नहीं है कि भंग कर देना है, एक कहना गलत होगा। इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए। अगर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है किसी भी राज्य में या कहीं पर भी, तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा सहमति प्राप्त होना चाहिए। तो ये हमारा सही हो गया। पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन नंबर ए में आया। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? ये आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा, वन लाइनर के फॉर्म में इसके आंसर को भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपको बाद में बहुत काम आएगा। हमने हमेशा कहा है कि अगर आप 50 सेट बना लेते हैं तो 50 सेट से बाहर क्वेश्चन नहीं आता, बस उसी में आपको घुमाएगा, थोड़ा सा प्रश्न वहीं से आएगा। क्लियर है? इस बात को याद रखिएगा। कोई भाई हमारे बोल रहे हैं, आशुतोष कहते हैं 1 और 4, 1 और 4। अच्छा, पहली बात, नाम क्या है? आशुतोष जी। पहली बात, एक बात हमको बताइए थोड़ा सा कि उच्चतम न्यायालय का काम क्या है? उच्चतम न्यायालय का काम है कार्यपालिका और विधायिका के किसी भी विषय की जांच कर सकता है। एकदम स्पष्ट रूप से इसको याद रखिएगा। अगर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, आपको एक बात हम बता दें कि इंदिरा गांधी की जब सरकार थी उस समय आंतरिक कलह के आधार पर 1975 में देश में आपातकाल लागू हुआ था, और जब न्यायालय इसकी जांच करता है, पूर्णावलोकन करता है, तब ये निर्णय लिया गया कि आज के बाद से देश में आंतरिक कलह के आधार पर कभी भी आपातकाल लागू नहीं होगा। तो जब तक उच्चतम न्यायालय ने जांच नहीं किया तो निर्णय आया ही नहीं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। कोई भी कानूनी व्यवस्था चाहे राष्ट्रपति करे या संसद करे, पुनरावलोकन करने का अधिकार हमेशा उच्चतम न्यायालय के पास रहता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, 5 का बोले थे, 5 का बोले थे, सॉरी 5 का बोले थे। 5 का केवल 1 और 4 हम आंसर बोल रहे हैं। 1 और 4, 5 का बी ठीक तो है। हम तो सही ही बना रहे हैं, आप भी वही बात बोल रहे हैं। आप भी वही बात बोल रहे हैं ना, 5 का बी है आप बोल रहे हैं ना, हम भी तो वही लगाए प्यारे। हाँ, तो फिर कंफ्यूज पैदा मत करो ना यार। जब आप कमेंट ऐसे कंफ्यूजन वाला करोगे तो हम फिर आपको समझाने में समय व्यतीत कर देंगे छोटे। आइए ना प्यारे, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं।
संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? याद रखिएगा आज के बाद से ए 350 के क अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से कह दिया गया, क्या कहा गया कि हर राज्य, जो भी राज्य है अपने राज्य में अगर वो प्राथमिक शिक्षा देता है तो प्राथमिक शिक्षा अपनी ही भाषा में दे, ऐसी व्यवस्था करना है। तो एक क्वेश्चन याद रखना है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप टीचर बन के जाइएगा, शिक्षक बन के जाइएगा तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान ने पावर दे रखा है कि कोई भी राज्य प्राथमिक शिक्षा अपनी भाषा में दे सकता है। तो 350 का ए, एकदम ये आपको स्पष्ट याद रखना चाहिए। अभी हम सब सीख रहे हैं क्वेश्चन को। कहता है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन है, ये आपको ढूंढना है कौन सा सही नहीं है। तो चलिए कौन सा सही नहीं है पे काम करते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूचियां प्रत्येक राज्य के लिए उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा सन 1950 में जारी आदेश द्वारा बनाया गया था। बिल्कुल सही है। देखो किसी भी राज्य में कितने अनुसूचित जाति और जनजाति हैं, एससी और एसटी हैं, राज्यपाल उसमें सहमति देता है, उस राज्य का राज्यपाल जहां की गणना की जाती है और राष्ट्रपति के सहमति से फिर लिस्ट बनता है। ठीक है। ये इस सूची में संशोधन केवल संसद अधिनियम बनाकर कर सकती है। संघ सूची और राज्य सूची, या कह सकते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का संशोधन कौन करेगा? संसद करेगा। ये भी ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूचियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाई और संशोधित की जाती है। यही पे गलत है प्यारे, याद रखिएगा, ये राज्य सरकार द्वारा नहीं बनाई जाती है बल्कि ये संसद द्वारा बनाई जाती है और इसी के द्वारा संशोधित की जाती है। तो ये दो ठो सही था, लेकिन ये हमारा गलत है और हमें क्वेश्चन में गलत आंसर ही चुनना था छोटे। इसका गलत आंसर हमारा क्या होगा? सी वाला होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पहले निम्नांकित में से किसकी राय लेगा? आपको बताना है कि निम्नांकित में से किसकी राय लेगा। अच्छा क्वेश्चन है। एक मिनट, किसका फोन आ रहा है बताएंगे जल्दी से। नौ का आशुतोष कहते हैं कि 9 का ए होगा। ठीक है। चलिए, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों के अयोग्यता से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पहले किसकी राय लेगा? तो भैया निर्वाचन आयोग का लेगा। कैसे निर्वाचन आयोग का लेगा? क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति किसी भी जब लोकसभा के सदस्यों की अयोग्यता की बात करता है तो उस समय निर्वाचन आयोग की भी भूमिका हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोकसभा सदस्य चुनाव के माध्यम से गया होगा, निर्वाचन आयोग उसको चुनाव करवाया होगा, वोट करवाया होगा। कहीं ना कहीं किसी भी रूल का अवहेलना करके वो व्यक्ति लोकसभा सदस्य बना होगा, कहीं ना कहीं उससे गलती हुई होगी जिसके वजह से वो अयोग्य रहा होगा। तो निर्वाचन आयोग पुष्टि करेगा उसकी कि भैया देखिए, इनको चुनाव जब इनका था या जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो यहां ये गलती किए हैं। राष्ट्रपति के सामने साक्ष्य प्रस्तुत करने का काम करता है कौन? निर्वाचन आयोग। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, कुछ लोग उच्चतम न्यायालय भी कह रहे हैं प्यारे, तो ऐसा नहीं करना, गलती। कहता है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समकक्ष होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जवाब देंगे प्यारे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो पद होता है वो किसके समकक्ष होता है? बताइए, किसके समकक्ष होता है? 10 का आशुतोष कह रहे हैं, विकास भी ए कह रहे हैं, सुनील भी कह रहे हैं कि सर ए होगा, 10 का ए होगा। अब देखो, क्या अगर हम ये कहें
कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की बात कह रहे हैं, तो मुख्य निर्वाचन आयोग की बात अगर हम करेंगे तो उसका जो पावर होता है किसी राज्य के राज्यपाल के समकक्ष होता है, इस बात को याद रखिए। और राज्यपाल से ज्यादा पावर होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का। क्लियर हुआ? आप भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं मार सकते क्योंकि इससे कम पावर है किसी राज्य के राज्यपाल का। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जब किसी भी राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाया जाता है, या ऐसे समझिए मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाया जाता है, तो मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। इस बात को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो लेकिन बावजूद इसके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद जो होता है ज्यादा बड़ा होता है। जैसे उदाहरण समझाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, मैंने यहां पे मिस्टेक कर दिया बोलने में, पॉइंट्स ठीक है, बोलने में मिस्टेक कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो भारत के हम राज्यपाल बोल दिए, हमसे मिस्टेक हो गया बोलने में। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। आप समझ लेना इस चीज को। इसलिए इस बात को याद रखिएगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो पद होता है वो किसी भी राज्य के राज्यपाल के समकक्ष माना जाता है। तो इसको थोड़ा हम लोग क्लियर करते चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी समिति की सिफारिश पर भारत में अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? तो सरकारिया आयोग 1983 में गठन हुआ था। और याद रखिएगा कि सरकारिया आयोग के सिफारिश पर अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। तो इसको तो हम डायरेक्टली याद रखना है, एकदम रट जाना है। भारतीय प्रेस काउंसिल क्या है? तो ये एक प्रकार की अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है। सिंपली याद रखिएगा, क्या है? अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है? तो पहले वित्त आयोग के कार्य को देखते हैं। वित्त आयोग का जो काम होता है वो टैक्स का विभाजन करता है, उत्पादन शुल्क का विभाजन करता है, लेकिन व्यापार कर का विभाजन नहीं। व्यापार कर का विभाजन संघ सरकार करती है। तो ये हमारा गलत हो गया। तो कार्य नहीं है पूछ रहा था, मतलब गलत वाला पूछ रहा था, तो गलत वाला व्यापार कर का विभाजन ये वित्त आयोग नहीं करता है, याद रखना है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में अब ध्यान दीजिएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति की बात करता है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। 10 क्वेश्चन मिस हो गया सर, तो आपकी गलती है। अच्छा, हम मिस कर दिए क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, ऐसा हो गया। 10 तो हम बता दिए मैडम, मिस तो हम किए नहीं, आपसे मिस्टेक हो गया होगा। 11 क्वेश्चन मिस हुआ होगा। 10 नहीं बाबू, 11 क्वेश्चन मिस हुआ। 10 तो हम बता दिए, हाँ 11 क्वेश्चन मिस हुआ। अच्छा चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जाता है? तो पहले ये समझते हैं कि लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाता कौन है। तो याद रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति हटाता है। कौन हटाता है? लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इसकी चर्चा जो है किस अनुच्छेद में की गई है, तो याद रखिएगा एकदम, मतलब इस क्वेश्चन के उत्तर को रट जाइएगा 317 में, क्योंकि आर्टिकल वाला जहां भी समस्या आता है उसको याद रखना होता है। आइए 15 क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात हम लोग करते हैं। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति की बात कर रहा है और कहता है कि इनमें से कौन नहीं है। तो पहला पढ़ते हैं, इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की शक्ति है, अनन्य शक्ति है। वह अंतर शासकीय विवादों में मूल एवं अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार अधिकारिता रखता है। क्वेश्चन नंबर 15,
कौन सही नहीं है आपसे पूछा है, मतलब कौन गलत है। एक बात याद रखिएगा, एसी बंद करते हैं, ठंडा लग रहा है। देखिए एक बात याद रखिएगा, मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। एक बात याद रखिएगा, इस बात को हम इसी को गलत मानेंगे। कैसे? इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए आदेश जारी करने की एक अलग शक्ति है, ये कहना गलत है। देखिए, मूल अधिकार की रक्षा करने के लिए कभी भी आदेश जारी नहीं किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। भारत के संविधान में मूल अधिकार की रक्षा करने के लिए, एक क्वेश्चन थोड़ा सा हमको फोल्टेड लग रहा है, इसको हम लास्ट में देखते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा हमको फोल्टेड लग रहा है, कहीं कुछ मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 15 को सबसे लास्ट में देखते हैं, समय बर्बाद नहीं करना है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण देना, सही है। मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना, यह भी सही है। राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना, यह भी सही है। सारे के सारे उद्देश्य थे, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए डी। इस सारे उद्देश्य थे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए, हाँ कैसे सर ए, इसीलिए हम उस क्वेश्चन को पेंडिंग में डाल दिए। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा हम उसको फिर आराम से लास्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आप भी टीचर बन के जाइएगा ना, तो पढ़ाते पढ़ाते अगर कहीं लगेगा कि इस प्रश्न में हल्का सा भी डाउट है, तो उस पर कदम मत उठाइए, थोड़ा टाइम ले लीजिए, क्योंकि बात यहां भविष्य का है। ऐसे भी हम लोग कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते गलती बोल देते हैं, तो वो एक नेचुरल चीज है। आप भी शिक्षक बन के जाइएगा तो आपके साथ भी होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ होगा, सबके साथ होता है। आप जब पढ़ाना स्टार्ट कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम प्रायः नियम अपनाते हैं कि किसी भी प्रश्न में अगर थोड़ा सा भी लगा कि हमको डाउट है, तो हम उसको छोड़ के फिर टाइम लेते हैं थोड़ा सा, उसको लास्ट में करेंगे। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण लोक लेखा समिति करती है। इस बात को याद रखिएगा, मतलब इसको यादें रखना है, इसको यादें रखना है, रट जाना है इसको। कौन करती है? लोक लेखा समिति करती है, इस बात को याद रखिएगा। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, कमेंट करेंगे हमको। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, और साथ में ये भी बताइएगा कि लोक लेखा समिति में लोकसभा के सदस्य होते हैं कि राज्यसभा के सदस्य होते हैं। देखो, सुनील कह रहे हैं कि 22, विकास कह रहे हैं कि 15, हाँ 15 लोकसभा का। गौतम कह रहे हैं कि 18 के सी, और तू आंसर बताने लगा। चलिए, राज्य वित्त आयोग क्या है? हाँ एकदम ठीक है बोला है जी, 18 का ठीक है बोला है। संवैधानिक संस्था है, सब याद, इस सिंपल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19। इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। एक होता है मुखिया, जिससे बनता है एक पंचायत समिति, एक जिला परिषद, ठीक है। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, दोनों सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद भी होते हैं, बिल्कुल सही है, सब सही है। तो इस सारा पॉइंट सही है, तो ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। यानी कि पंचायती राज प्रणाली की ये सारी विशेषताएं हैं। और ये याद, लाइन भी याद रखिएगा, जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद भी होते हैं, जो उस एरिया में होते हैं सांसद, वो भी उसमें सम्मिलित होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है? 1935 में चार्ल्स मेटकॉफ जब शिक्षा पर, भारतीय एजुकेशन पर भाषण दे रहे थे, उस दरमियान उन्होंने कहा था कि भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था जब का वर्णन कर रहे थे, उस समय कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था जो है छोटे छोटे गणतंत्र के रूप में है। तो एक कथन किसका था? चार्ल्स मेटकॉफ का था। बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार
बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता की देन है। क्लियर है? किसकी देन है? तो इनके सिफारिश के अनुसार क्या था? जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना एकदम सही है, यही इनका मांग था। केवल जिला एवं मंडल स्तर पर, द्विस्तरीय नहीं था, त्रिस्तरीय था, गलत हो गया। केवल जिला स्तर पर, यह भी गलत हो गया। तो 3 स्तर पर बलवंत राय मेहता का सोच था, ऑप्शन नंबर ए। राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या होगा? तो इसका थ्योरेटिकल अप्रोच यही है, किसी भी राज्य में मंत्रियों की संख्या कितना होता है तो उस राज्य के विधानसभा में जितनी संख्या होती है, जैसे 243 विधानसभा में सीटों की संख्या है बिहार में, तो मुख्यमंत्री को मिलाकर के मात्र 15% को ही मंत्री बनाया जा सकता है और कम से कम 12 सदस्य। इस बात को याद रखिएगा, 15% और कम से कम अगर पूछेगा, ये प्रतिशत में नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, ये प्रतिशत में नहीं है, ठीक है ना? तो याद रखिएगा कम से कम, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है न्यूनतम संख्या क्या होगा, तो न्यूनतम संख्या क्या होगा प्यारे? तो 12 होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 23 आपको पढ़ना है और आपको बताना है। राज्य के कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका कार्यालय के लिए शर्तें, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, बस ये वाला है। अनुच्छेद 162 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 162 में कहा गया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो यहां से 162 आर्टिकल को भी इंपॉर्टेंट मान लेना है और उसमें क्या कहा गया है तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 162 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना है। भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब इसका जो आंसर आप लोग को मिला होगा वो गलत मिला होगा, क्लियर है? उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल जन्म से और वंश से भी, जन्म के साथ साथ वंश से भी भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, ये भी सही है। राष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए, राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। राज्यपाल जब किसी व्यक्ति को बनाया जाता है तो उसके पास लोकसभा बनने की योग्यता होना चाहिए। क्या यह कहना सही होगा? बिल्कुल सही होगा। उसके पास लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होना चाहिए, होना अनिवार्य नहीं है। वह एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। तो चारों सही हमारा पॉइंट है, इसलिए इसका जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अब इसमें कुछ कमेंट करना है तो हमको बताइए। कुछ लोग कह रहे हैं सी, इसलिए इसको आप गलत मान के कह रहे हैं। 24 का कुछ लोग कह रहे हैं डी, लेकिन मेरे एक भाई ने कहा है क्या नाम है इनका, आशुतोष कुमार पासवान जी, कहते हैं कि सर उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता नहीं होनी चाहिए। गौतम 9, अब इस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। क्या राज्यपाल के पास लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इस पर भी आप सब एक होमवर्क कर लीजिएगा बढ़िया से। सब लोग मिलकर होमवर्क करेंगे, पॉजिटिव वे में करेंगे, ना तो हम आपको नीचा दिखाने के लिए काम करेंगे ना आप हमको नीचा दिखाने के लिए। एक पढ़ाई है और पढ़ाई में यहां विद्वता नहीं देखना है। हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कोई पद पर नहीं होना चाहिए तो सही है, ठीक है? कोई पद पर नहीं होना चाहिए लेकिन योग्यता रखना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर है? योग्यता में
अंतर समझना होगा प्यारे। आप जानते हैं आशुतोष जी, एक प्रॉब्लम क्या है ना कि पॉलिटी में और हिस्ट्री में अभी क्वेश्चन जो अभी आप शिक्षक भर्ती का देख रहे होंगे, इसमें आपको लगेगा ना यार क्वेश्चन कह क्या रहा है, फिर कंफ्यूजन में गलती करके आप आ जाइएगा। अब ये लगातार हम लोग देख रहे हैं। तो याद रखना है कि होने की योग्यता होना चाहिए, ये नहीं कह रहा है कि होना चाहिए। ठीक है ना प्यारे। तो हम लोग को इस पे होमवर्क कर लेना है, थोड़ा सा आप भी किताब में सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करिएगा, और अगर गलत होगा तो हमको कल जरूर बताइएगा, फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे मिलकर के। ठीक है प्यारे। तो इसका जवाब अभी हम फिलहाल दे रहे हैं उपयुक्त में से एक से अधिक, यही होना चाहिए, और इस पर हम लोग होमवर्क कर लेंगे। ठीक है, आप भी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्यारे क्या है, राज्य के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण कौन रखता है? बताइए तो जवाब इसका क्या दीजिएगा सब लोग, जवाब दीजिए तो आप इसका। अगर आप एग्जाम हॉल में बैठ गए, मान लो एग्जाम हॉल में, आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, क्या जवाब दीजिएगा इसका 25 का? सही है। आरकेपी ब्लॉक्स कहते हैं सी होगा, विकास कहते हैं सी होगा, विजय लक्ष्मी भी कहते हैं सी होगा, आशुतोष जी भी कहते हैं सी होगा, गौतम भी कहते हैं सी होगा। अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए। राज्य वित्त सचिव बहुत अच्छा है, सही है। आप बताएं। इसका जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग होता है, वो राज्य के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण करता है। कौन? महालेखक परीक्षक, याद रखिएगा, जिसको कैग कहते हैं। लगा झटका थोड़ा सा, कोई बात नहीं है, इसको सीख लेना है। क्लियर हो गया? इसको सीख लेना है प्यारे। आइए, अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है, गुजरात में 11 है, कर्नाटक में 12 है, और पंजाब में 7 है। ए का 1 यहां है, बी का 3 सही है, सी का 4 और डी का 2। ऑप्शन नंबर ए होगा। संसद की अस्थायी समिति के सदस्य, कोई भी अच्छा क्वेश्चन है, संसद की अस्थायी समिति के सदस्य को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे, ये अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा इस पर आप लोग एग्जाम हॉल में मान लो आप बैठे हुए हो, तो आप इसका सही जवाब कैसे देंगे? 27 का बताएंगे। कुछ लोग तो दे भी दिए, विजय लक्ष्मी विश्वकर्मा कहते हैं 27 का डी होगा गुरुजी। आरकेपी ब्लॉक कहते हैं 27 का ए होगा। अच्छा क्वेश्चन है ना? तो ए, जिनका ए है वो सही है। याद रखिएगा कि संसद की जो अस्थायी समिति के सदस्य होते हैं, लोकसभा से भी लिए जाते हैं और राज्यसभा से भी लिए जाते हैं, लेकिन लोकसभा से 2 और राज्यसभा से 1 के अनुपात में लिए जाते हैं। आया बात समझ में? इस बात को याद रखिएगा। अगर 2 व्यक्ति लोकसभा से जाएगा तो 1 व्यक्ति राज्यसभा से जाएगा, अगर 4 व्यक्ति लोकसभा से जाएगा तो 2 व्यक्ति राज्यसभा से जाएगा। ठीक है ना? इसको याद रखिएगा। कैसे सरे कोई प्रयोग थोड़ी ना है, तथ्यात्मक शब्द है, इसको याद रखना है। ठीक है ना? चलिए, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप इसका जवाब देंगे। हम आपके क्वेश्चन का वेट कर रहे हैं, दीजिए जवाब। क्वेश्चन नंबर 28 का, 28 का सी। हाँ ठीक है, आरकेपी ब्लॉक का ठीक है। विकास जी गलत कर दिए आप। मैथिली लफ्स आपका भी ठीक है प्यारे, विजय का भी ठीक है, आशुतोष जी का भी ठीक है। देखो, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन मतलब कौन? विधानसभा, यानी कि विधायक। विधायक जो होते हैं वो वोट लोकसभा को भी कर सकते हैं और राज्यसभा को भी कर सकते हैं। संसद के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को
क्या संसद के सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही वोट देंगे? गलत हो जाएगा, दोनों देते हैं। संसद के उच्चतम सदन के निर्वाचित सदस्य को, मतलब राज्यसभा को। एक कहना गलत, एक पॉइंट ही गलत है। विधायक जो होता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों को वोटिंग करता है, सिंपली याद रखना प्यारे। ये लैंग्वेज ही ए और बी का ठीक नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा यहां पे समझना है। प्रधानमंत्री कार्यालय जिसको कि पीएमओ कहते हैं, जैसे मुख्यमंत्री का जो कार्यालय होता है उसको सीएमओ कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन सत्य है कि यह 1977 में अस्तित्व में आया, लेकिन दूसरा कथन कहता है इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। तो याद रखिएगा, कैबिनेट सचिव नहीं बल्कि प्रधान सचिव होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। माइनर चीज है, इतना माइनर मिस्टेक है कि थोड़ा सा आपको लगेगा, हम भी जब इसको पढ़ रहे थे तो हमको लगा यार इतना माइनर मिस्टेक दिया हुआ है। क्लियर है? नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं और दोनों वक्तव्य को आपको पढ़ना है और इसका सही जवाब देना है। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। भैया एकदम सही होता है, कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति बनाया जाता है, क्योंकि कार्यपालिका में सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, इसलिए कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, कोई मतलब थोड़ा ना हो गया, राष्ट्रपति की भी सीमा है भैया, ये कहना गलत हो गया। इसका आंसर होगा ए सही है, आर गलत है। ए और आर दोनों सही है, गलत हो गया। ए और आर दोनों सही है, गलत हो गया। ए सही है किंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। बिल्कुल। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? संसद को संबोधित करने का अधिकार किसको प्राप्त है, ये आपको पूछ रहा है। भारत के चुनाव आयुक्त तो होगा नहीं, भारत के महान्यायवादी को है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी नहीं है। संसद को अगर संबोधित करेगा तो दिए गए ऑप्शन में से सिर्फ महान्यायवादी ही है जो संसद को संबोधित करेगा, लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं है। इस बात को भी याद रखना होगा आपको। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? अनुच्छेद 123 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो वही आपसे पूछ रहा है कि कौन सा अधिकार है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा विधायी अधिकार है। इस बात को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है? भैया, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना यह उद्देश्य होता है, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना भी उद्देश्य होता है, लेकिन एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना राज्य का नीति निर्देशक कर्तव्य नहीं होता है। कोई भी राज्य धर्म के आधार पर नहीं खड़ा किया जाता, इसलिए इसका आंसर गलत वाला सी हो जाएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अब 34 का आपको सही उत्तर चुन के बताना है, 34 का सही उत्तर चुन के बताना है। पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता। बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 जो है वो अल्पसंख्यक वर्ग को नहीं बल्कि अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षा के बारे में चर्चा किया गया है। ये ठीक है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। बिल्कुल, भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। अगर उनकी भाषा एक जैसी अलग है या उनका धर्म अलग है तो अल्पसंख्यक वर्ग को संविधान संरक्षण भी देता है। ये भी सही है यार, दोनों सही है, लेकिन दोनों अलग अलग पॉइंट है। ये कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहा है। इस कंडीशन में आंसर बी होगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ए हो गया शिक्षा के बारे में और ए हो गया धर्म के बारे में, भाषा के बारे में, तो दोनों पॉइंट अलग अलग है। इसका बी आंसर होगा। 34 का सी नहीं होगा। आर गलत कैसे हो गया बताओ मुझे। आप क्वेश्चन को नहीं समझे, मैं समझाता हूं। देखिए, संविधान केवल भाषा और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग की बात करता है। आप पता है ना, ट्राइब एरिया जो होता है,
बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो कि जंगल में वहां के लोग निवास करते हैं, आदिवासी लोग जिसको कहते हैं, जिसकी संख्या बहुत कम होती है, ट्राइब जिसको कहते हैं। तो वो उनके पास संविधान ने पावर दे रखा है, पावर दे रखा है कि आप अपने जनसंख्या को बढ़ा सकते हैं, अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं, अपनी भाषा को बचा सकते हैं। तो संविधान केवल भाषा और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। अगर यहां पे अल्पसंख्यक वर्ग के जगह पे जनरल वर्ड होता तो ये गलत हो जाता। पॉइंट हम सावधानी से बनाइएगा, ठीक है ना। कहता है निम्नलिखित में से किस आधार पर नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, बताइए। अवांछनीय आलोचना के आधार पर। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति पर लांछन लग गया, क्लास में थोड़ी देर में कॉल करते हैं बाबू, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप हो, उदाहरण, या हम हैं, उदाहरण मान लो, मेरे को मान लो। अब मेरे पर कोई, मान लो कि ऐसा सरकार ने आदेश दे दिया कि व्यक्ति सही नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या हम खाना नहीं खाएंगे, क्या हम सांस नहीं लेंगे, क्या हम मेडिसिन नहीं लेंगे? तो कहता है वही कि निम्नलिखित में से किस आधार पर नागरिकों के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? तो अवांछनीय आलोचना के आधार पर नहीं लगाया जा सकता। इस बात को थोड़ा सा टेढ़ा जरूर, भाई आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना सर, आप ग्रुप डी की तैयारी तो कर नहीं रहे हैं, तो बीपीएससी वाला में थोड़ा हैवी वर्ड लगना चाहिए कि बीपीएससी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा हैवी वर्ड आपको दिखेगा। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। परिभाषा से, तो परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार। विधानमंडल द्वारा सरकार नहीं होता, क्योंकि विधानमंडल में वो राज्य के लिए सिर्फ हो जाता है, केंद्र के लिए नहीं। लोकप्रिय सरकार नहीं, सीमित सरकार। संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है सीमित सरकार, यानी कि वैसी सरकार जिसके पास संविधान के द्वारा एक दायरा दिया गया है, इसी दायरा में आपको काम करना है, दायरा बढ़ाना नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? किसने कहा? याद रखना, जन्म कुंडली वाली बात जो है ना, के.एम. मुंशी ने कहा। किसने? के.एम. मुंशी ने कहा। भारत के समवर्ती सूची की संकल्पना कहां से लिया गया है? समवर्ती सूची कहां से लिया गया है बताएंगे, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र राज्य के बीच संबंध, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये प्रस्तावना में हम ट्रिक से पढ़ाए थे क्लास में। भारत के विभाजन, गर्मी लगने लगा यार, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? जो राजनीतिक दल हैं उनको राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का जो अधिकार है वो किसके पास है? तो भैया ये जो अधिकार है ये चुनाव आयोग के पास है। सिंपल सा है। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी बताइए? तो आपके दायरे में आता है, ये आपके दायरे में आता है, ये आपके दायरे में आता है। तो बी.एस. रमा देवी मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी, बी.एस. रमा देवी। अब एक क्वेश्चन कौन सा था? एक क्वेश्चन था हम लोग का शायद 11 क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा देख लेते हैं। अरे यार इतना ज्यादा हम टिप दिए, तरीके बस करो यार, हो गया। शायद 15 क्वेश्चन नंबर था क्या? हाँ 15 क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 15 था। आइए 15 पर चलिए, 15 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए नीचे से हम पढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार अधिकारित रखता है। बिल्कुल, अगर राष्ट्रपति चाहेगा तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। ये है वह अंतरसखीय विवाद, अंतरदेशीय कह रहा होगा, मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। विवाद में मूल एवं अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है। बिल्कुल, सर्वोच्च न्यायालय अगर अंतरराज्यीय हो, राजकीय होगा यहां पे, विवाद में मूल अधिकार, बिल्कुल अगर अंतरराज्यीय विवाद हो इसमें भी रखता है। तो ठीक हो गया। इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। अनन्य शक्ति का मतलब क्या है? कोई अलग शक्ति है, जबकि यह कहना गलत होगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, यह कहना गलत होगा। इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए कोई अलग शक्ति नहीं है। अध्यादेश जारी राष्ट्रपति करते हैं और राज्यपाल करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कभी भी अध्यादेश जारी नहीं करता, वो हमेशा रीट जारी करता है। इस बात को हमेशा समझना है आपको। अध्यादेश जारी करने का काम राज्य में राज्यपाल का होता है, और अध्यादेश जारी कब किया जाता है, राष्ट्रपति कब करता है? जब संसद सत्र में नहीं हो, कानून की आवश्यकता पड़ जाए, या राज्यपाल करता है जब विधानमंडल सत्र में नहीं हो। तो अध्यादेश जारी करने की बात पूरे संविधान में दो ही लोगों को है। यहां पे वो भी कह रहा है, थोड़ा उल्टा कह दिया कि अध्यादेश जारी करने की अलग शक्ति है। नहीं भैया, मूल अधिकारों की, जनता के मूल अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। किसके पास है? न्यायालय के पास है। संविधान की रक्षा करने का अधिकार किसके पास है? न्यायालय के पास है। जो बातें संविधान, कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। इसलिए यह कहना गलत हो गया कि मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए अध्यादेश जारी करने की एक अलग शक्ति है। बड़ा डीपली क्वेश्चन था, इसीलिए थोड़ा हम इसमें टाइम लिए, और जितना देर हम टाइम लिए उतना देर ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहा था, इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। याद रखना प्यारे, इसका आंसर ए होगा। क्लियर हो गया? तो चलिए फिर कल मिलते हैं नए अच्छे क्वेश्चन के साथ। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छा मेहनत तो कर रहे हैं आप सब। लेवल तो आप लोग का ठीक हो गया है, पहले दिन से बोल रहे हैं, क्योंकि जब आंसर आता है ना, तो पहले क्या होता था, जब हम टीआरई 3 में जब डिस्कशन कराते थे तो बहुत लोगों का गलत आंसर आता था, और अब हम देखते हैं कि बहुत सही आंसर आता है। तो लेवल आप लोग का अच्छा जा रहा है। चलिए इजाजत दीजिए, नमस्कार सबको।